बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो मौजूदा जो हमारे पास कराची बोर्ड में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उससे रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें, आपको बता सकें कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितना सिलेबस जो है वो रिड्यूस है और किस तरह से आपने उसको तैयार करना है और क्या हमारे पास अब MCQs की तैयारी कैसे करनी है, किस किस टॉपिक से किस किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चलना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 की जब मैं बात करूंगा तो बेटा चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स अब शामिल हैं उसमें सबसे पहले 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बुक में आपको दिखाता हूं, उससे मैं आपको बताता हूं कि इन टॉपिक्स को हमने देखना कैसे है, ताकि अगर आप खुद से देखना चाहें तो आपको आइडिया हो जाए कि हमने इससे कैसे तैयारी करनी है। ये रही बुक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाज़े नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ लिखा हुआ है 1.1। ये टॉपिक अब शामिल नहीं रहा। ये जो आपके पास इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ना 1.1, ये टॉपिक इसमें जो कुछ भी है ये आपके कराची बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस में बेटा नहीं है। अब इसके बाद जो टॉपिक शामिल है वो है 1.2 और इस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखिए, तो 1.2 जब से स्टार्ट हुआ है और ये आगे जहाँ तक 1.3 का हेडिंग नहीं आ रही है वहाँ तक इसमें जो कुछ भी है वो सब शामिल है। तो यहाँ देखें 1.3 लोगारिथम, उससे पहले राउंडिंग ऑफ डेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एग्जाम्पल्स, जो कुछ भी है वो सब रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। तो जब कभी भी आप खुद से बुक में से तलाश करेंगे तो बुक में आपने मिसाल के तौर पे देखा कि 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें नहीं लिखा हुआ कि राउंडिंग ऑफ डेटा भी यहाँ पे शामिल है, लेकिन किताब बता रही है कि राउंडिंग ऑफ डेटा भी इसमें शामिल है। ठीक है बेटे, तो ये तरीकाकार होगा देखने का जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। कोई भी टॉपिक है तो आपने उसको इसी तरह से देखना है, राइट। तो 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस टॉपिक इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 1। सेकेंड टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 1 इज एम्पेरिकल फार्मूला, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दो टॉपिक्स थ्योरी न्यूमेरिकल्स दोनों में हैं। इनके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इनकी थ्योरी भी आ सकती है। थ्योरी में डेफिनेशंस या डिफरेंसेस आते हैं ज़्यादातर। नाउ 1.7 जो है वो शामिल नहीं है, फिर 1.8 शामिल है। 1.8 क्या है? कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, जिसको हम आसान लफ्जों में स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, वो सब इसमें शामिल हैं। ये चैप्टर नंबर 1 रिड्यूस सिलेबस में आपके पास चीजें जो इंक्लूडेड हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ज्यादातर यहां से बेटे न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक जो हैं वो रखे गए हैं, एम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टोइचियोमेट्री। देन चैप्टर नंबर 2 द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें 2.1 काइनेटिक थ्योरी बिल्कुल शामिल है, 2.2 शामिल नहीं है, 2.3 में गैस लॉज। अब गैस लॉज जब आप रिड्यूस सिलेबस में देखेंगे बेटा तो वहां पर आपको लिखा हुआ दिखेंगे कुछ लॉज के नाम, लेकिन सिर्फ वो लॉज शामिल नहीं है, बल्कि आप 2.3 को जब देखेंगे तो ये बड़ा टॉपिक है। इसमें बॉयल्स लॉ भी शामिल है बेटा, इसमें चार्ल्स लॉ भी शामिल है, इसमें एवोगाड्रोस लॉ भी शामिल है, इसमें ग्राम्स लॉ भी शामिल है, इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी शामिल है। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन योर रिड्यूस सिलेबस। तो किसी भी गैस लॉ को आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे करने हैं। तो गैस के पोर्शन में काइनेटिक थ्योरी और गैस लॉज, बस इनकी थ्योरी, इनके न्यूमेरिकल, जर्नल गैस इक्वेशन, ये सब यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। देन लिक्विड के पोर्शन में 2.7 से मामला स्टार्ट है, विस्कोसिटी शामिल है, सरफेस टेंशन शामिल है लिक्विड के पोर्शन में चैप्टर नंबर 2 में, वेपर प्रेशर का टॉपिक शामिल है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है जी, तो लिक्विड के पोर्शन में से 3 टॉपिक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर। देन इन सॉलिड्स पोर्शन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जिसमें एटॉमिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स, ये शामिल है। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों टॉपिक शामिल हैं। इनके दरमियान डिफरेंस पेपर में नॉर्मली आते हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म के बाद जो टॉपिक है बुक में वो है यूनिट सेल और क्रिस्टल्स के सिस्टम्स। तो याद रखिएगा
पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, लेकिन 2.14 में पॉलीमॉर्फिज्म के साथ यूनिट सेल, उसकी बेस पे क्रिस्टल्स की टाइप्स क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, सब के सब शामिल हैं। पता चले उनको आप ये सोचेंगे 2.14 पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है और दूसरे उन टॉपिक्स को आप छोड़ दें, यूनिट सेल और यूनिट सेल्स की जो टाइप्स हैं या यूनिट सेल की बेस पे जो क्रिस्टल सिस्टम की टाइप्स हैं उन्हें आप छोड़ दें, तो ये गलती बेटे मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2.14 लिखा हुआ है टॉपिक पे, अब नाम कुछ भी है, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म है, आपने इसको पूरे टॉपिक को कवर करना है जब तक बुक में 2.15 स्टार्ट नहीं हो जाता। क्लियर? देन चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 3 क्रूक्स ट्यूब से स्टार्ट हो रहा है। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज तक ये टॉपिक शामिल है। उसके बाद 3.4 रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा रेज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सब शामिल है। 3.5 चैडविक एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये शामिल है। 3.7 प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक शामिल है। 3.8 स्पेक्ट्रा शामिल है, जिसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम की डिटेल्स हैं। उसके बाद 3.11 जिसमें बोहर्स थ्योरी के पोस्टुलेट शामिल हैं। 3.12 बोहर्स थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम, यहां पर बोहर्स थ्योरी और हाइड्रोजन एटम में याद रखिएगा रेडियस की डेरिवेशन भी यहां पर इसी में शामिल होती है। उसके बाद 3.13 है बेटे, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। अगेन बच्चे यहां पे करते हैं गड़बड़, बच्चे यहां पे हो रहे हैं कंफ्यूज, वो समझते हैं सिर्फ एनर्जी की डेरिवेशन करनी है। यहां पे ना रेडियस के बारे में लिखा हुआ है और एनर्जी के अलावा चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की भी बेटे डेरिवेशंस हैं। तो क्या वो नहीं है शामिल? नहीं बेटा, वो भी शामिल है। आपके पास बुक में 3.13 में एनर्जी वाली ही टॉपिक के साथ फ्रीक्वेंसी की भी डेरिवेशन है बेटा और वेव नंबर की भी डेरिवेशन है, तो उसको भी आपने लाजमी तौर पे देखना है, उसको भी आपने लाजमी तौर पे कवर करना है। ठीक है बेटे? Then 3.15 that is Heisenberg uncertainty principle, ये छोटा सा टॉपिक है। 3.16 एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी सब लेवल्स, यानी कि ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, इनकी डिटेल्स है। देन क्वांटम नंबर्स, पूरी डिटेल है। देन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तमाम रूल्स चैप्टर नंबर 3 में, जहां तक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है वो पूरा आपने यहां पे कवर करना है। पता चले कि सिर्फ मेन जो है उसको पढ़ लें, बाकी आगे ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, N+L रूल और आपके पास जो हुंड्स प्रिंसिपल रूल है उसको अगर आप छोड़ देंगे तो ये आप गलती करेंगे। ठीक है बेटे? ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसकी बनाने की वजह यही है कि आप कहीं कोई टॉपिक मिस ना कर दें, आप कहीं कोई टॉपिक छोड़ ना दें और आपका नुकसान ना हो जाए। देन बेटे चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में इनिशियल टॉपिक्स लाइक आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है डायपोल मोमेंट से। ये टॉपिक, पहला टॉपिक 4.7 बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, किन फैक्टर से वो अफेक्टेड होती है, ये टॉपिक शामिल है। देन 4.8 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा। 4.9 हाइब्रिडाइजेशन, पूरी डिटेल, sp2 hybridization with example, sp3 hybridization with examples, sp hybridization with examples, ये पूरा टॉपिक यहां पर शामिल है। इस पूरे टॉपिक की आपने तैयारी करनी है। उसके बाद शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, दो थ्योरीज हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड की किताब में मॉलिक्यूल्स की शेप को डिस्क्राइब करने की। एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, उसको भी आपने पूरा कवर करना है। और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, उसकी बेस पे ही बेटा जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने कवर करना है। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ा अहम टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने देखना है। और चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक है, इसको आपने यहां से कवर करना है। ठीक है? देन चैप्टर 5 पे आएंगे। चैप्टर 5 का कोई बहुत बड़ा हिस्सा रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 5 में सबसे पहले थर्मोडायनामिक टर्म्स का टॉपिक है। थर्मोडायनामिक टर्म्स से सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखनी है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट
अगेन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेरिवेशंस भी जो चैप्टर 5 में है आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ ली होंगी आपने, वो सब शामिल है। कौन कौन सी डेरिवेशन सर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। शो दैट W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये डेरिवेशन शामिल है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया इट मीन्स कि ये चीज शामिल है। QV इज इक्वल टू डेल्टा E एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा H, ये पूरे डेरिवेशंस शामिल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। देन बेटा 5.5 हेसिस लॉ, इसके न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरीथिंग। 5.6 हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये भी आपके पास शामिल है। ठीक है बेटे, तो 5 चैप्टर यहाँ पर डिस्कस किए मैंने। थोड़ा सा यहाँ से अब मैं बोर्ड को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं आपके सामने अब चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के टॉपिक्स लिख देता हूँ ताकि इस वीडियो में आप तमाम की तमाम जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनसे रिड्यूस सिलेबस का जो आपके पास हिस्सा शामिल है उससे आप आगाह हो जाएं। ठीक है बेटा, इस चीज को आपने बड़ा ख्याल रखना है, कोई टॉपिक छूटने ना पाए ताकि आपके पेपर में मार्क्स बिल्कुल अच्छे से आए। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी मैं आपसे बात करूंगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले 6.1 केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल शामिल है। 6.1 केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें बेसिक्स हैं इस चैप्टर की वो शामिल है। देन 6.2 इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 6 जो है 6.2 से स्टार्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट से। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मैंने यहां मिस्टेक कर दी, ये इस चैप्टर का नाम है, दरअसल ये टॉपिक नहीं है, माजरत। ठीक है बेटा, 6.2 केमिकल इक्विलिब्रियम शामिल है। देन 6.3 लॉ ऑफ मास एक्शन जिसमें डेरिवेशन है वो शामिल है। देन 6.3 के बाद बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 6.4 डिटर्मिनेशन ऑफ केसी, डिटर्मिनेशन ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन। इस टॉपिक के बाद 6.5 एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि केसी की एप्लीकेशंस, केसी की एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये शामिल है। और लास्ट जो इस चैप्टर में टॉपिक शामिल है वो शामिल है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आसान लफ्जों में बात करूं अगर, ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। तो यहां पे इससे आगे केपी केसी कुछ भी शामिल नहीं, सॉरी केपी केसी कह रहा हूं, माजरत। यहां पे इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं केएसपी, उसके न्यूमेरिकल्स, कॉमन आयन इफेक्ट, वो यहां पर बेटा शामिल नहीं है, अब वो रिड्यूस हो गया है। देन चैप्टर नंबर 7 है हमारा, एक और बड़ा चैप्टर। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों ने वैसे किया हुआ तो है लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। 7.2 हाइड्रेशन, 7.3 हाइड्रोलिसिस, इन दोनों पर डिफरेंस आते रहे हैं, डेफिनेशन आती रही हैं या यहां से एमसीक्यू आते रहे हैं। 7.4 थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन ये शामिल है जिसको हम आयनाइजेशन आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी कहते हैं। देन 7.7 है बेटे ऑक्सीडेशन नंबर, वन ऑफ द मेन टॉपिक्स जो खास तौर पे अभी भी काम आएगा और सेकेंड ईयर में भी ये बहुत काम आता है, ऑक्सीडेशन नंबर और इसकी डिटर्मिनेशन। उसके बाद 7.8 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है जनाब।
इसके बाद 7.9 भी है जो कि हमेशा की तरह इस बार भी इंपॉर्टेंट होगा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इक्वेशंस की बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और लास्ट टॉपिक जो शामिल है वो है इंडिकेटर्स। इसके अलावा बफर सॉल्यूशंस नहीं है शामिल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक नहीं है शामिल। जो टॉपिक्स यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। जो मेन टॉपिक्स यहाँ पे मैं इसीलिए टॉपिक्स लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात वाज़ेह हो जाए। फिर कह रहा हूँ बेटा, एक बात अपने जहनों में रखिएगा कि जब आप इसको देख रहे हो, बुक से टैली कर रहे हो, इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि अगर लिखा हुआ है 7.4 तो जब तक 7.5 नहीं आया उस हेडिंग के अंदर कोई छोटी डेफिनेशन जो कुछ भी है वो सब हमारे कोर्स में, वो सब हमारे सिलेबस में क्या है, शामिल है। बी केयरफुल। आखिरी चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स वैसे ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था और इसको और ही कम कर दिया गया है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। इस चैप्टर में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं अब शामिल। एक है रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटे, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिड्यूस सिलेबस। दूसरा मसला जो यहां पे मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि अब पेपर पैटर्न हो गया बेटा चेंज। अब मॉडल पेपर का हमें भी इंतज़ार है कि जल्द आए और हमें पता चले कि पेपर कितने मार्क्स का है। लेकिन पेपर अगर 50 मार्क्स का होगा तो उसमें 25 MCQs होंगे। पेपर अगर 60 मार्क्स का है तो 30 MCQs होंगे। पेपर अगर 100 मार्क्स का है तो उसमें 50 MCQs होंगे। अब 50% MCQs होंगे। तो MCQs की तैयारी बच्चे पूछते हैं सर हम कहाँ से करें? बेटे MCQs के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है आपकी बुक रीडिंग। 10 ईयर में जितने भी MCQs आए हुए हैं वो, और जो क्लासेस में आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे तो MCQs की तैयारी होगी। इसके अलावा MCQs की एक्सरसाइज कहाँ से मिलेगी? MCQs की एक्सरसाइज जो है हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, लेकिन वो ऐसा टॉपिक नहीं है बेटा कि एक वीडियो में कवर हो जाए। तो हम MCQs की एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द आंसर कीज कोशिश करेंगे कि जो हमारा फेसबुक का पेज है सरसफंद एजुकेशन जोन, उसके ऊपर हम MCQs को भी अपलोड करें। तो आप लोगों ने फेसबुक का हमारा पेज भी लाइक करना है, उसको फॉलो करना है ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस पे पहले से बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत है, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। कोई क्यूरी हो तो आप इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल मैसेज सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब मिलेगा। तो सब के सब अपना ख्याल रखें और अपनी प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि आपका मैट्रिक का जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका पेपर नहीं हुआ तो वो थोड़े से चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं। तो चीज़ों को लाइटली ना लें, अब पेपर करीब हैं, पेपर होने हैं। सो बी केयरफुल, अच्छे मार्क्स लें ताकि आप अपने फ्यूचर में अच्छे तरह से कामयाब हो सकें। सेकेंड ईयर वालों को भी यही कहेंगे, फर्स्ट ईयर वालों से भी यही कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।